क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल की संरचना। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर एवं विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। तो औसत ऊंचाई कितना हो गया? 13 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर ज़्यादा है 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं क्षोभ मंडल की सीमा तक ही सीमित है। क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। जैविक क्रिया के लिए क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण समस्तर है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा क्या है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच सीमा है। तो विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। समताप मंडल क्षोभ मंडल 8, 18, 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और वो जलवाष्प 90 किलोमीटर तक था। समताप मंडल 50 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। समताप मंडल ध्रुवों पर ज़्यादा मोटा है और क्षोभ मंडल विषुवत रेखा पर ज़्यादा मोटा है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूलकण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होती। क्षोभ मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी क्षोभ मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे मूलाभ मेघ कहते हैं। यानी कभी कभी समताप मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे मूलाभ मेघ कहते हैं। मूलाभ मेघ का निर्माण किस मंडल में होता है? तो समताप मंडल में मूलाभ मेघ, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस से CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। इसकी ऊंचाई 32 से 60 किलोमीटर के मध्य मानते हैं, ऐसे 50 किलोमीटर, लेकिन कुछ विद्वान 32 से 60 किलोमीटर तक मानते हैं। ओजोन मंडल नहीं, ऐसे 50 किलोमीटर तो समताप मंडल है और ओजोन मंडल 32 से 60 किलोमीटर तक है। ओजोन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। क्षोभ मंडल में भी ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, जो कितना होता है? क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है जो 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है। और ओजोन मंडल में भी ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है जो 1 किलोमीटर पर 5 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य मंडल क्षोभ और मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। नहीं, ओजोन मंडल में बढ़ता है और क्षोभ मंडल मध्य मंडल में कमी होता है। तो ओजोन मंडल में बढ़ेगा 5 डिग्री सेल्सियस और क्षोभ मंडल में कमेगा 6.4 डिग्री सेल्सियस। तो क्षोभ मंडल और मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है और ओजोन मंडल आयन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। क्षोभ मंडल एवं मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। ओजोन मंडल आयन मंडल में तापमान के साथ ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। मध्य मंडल मेसोस्फीयर। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। मध्य मंडल संस्तर में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगती है। मतलब क्षोभ मंडल मध्य मंडल में कमेगा और ओजोन मंडल और आयन मंडल में बढ़ेगा। क्षोभ मंडल मध्य मंडल में कमेगा और ओजोन मंडल एवं आयन मंडल में बढ़ेगा। ओजोन मंडल आयन मंडल में बढ़ेगा। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर यह -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं।
उल्कापिंड कहाँ जलता है? तो मध्य मंडल में। मूलाभ में कहाँ बनता है? तो समताप मंडल में। ओजोन मंडल में क्या होता है? तापमान बढ़ता है। क्षोभ मंडल मध्य मंडल में क्या होता है? तापमान घटता है। आयन मंडल में क्या होता है? तापमान बढ़ता है। आयन मंडल 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल, 80 से 400 किलोमीटर के बीच आयन मंडल स्थित है। आयन मंडल में आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होते रहता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। आयन मंडल के सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1 E2 और एवं F1 F2 से शॉर्ट रेडियो वेव्स परावर्तित होती है। डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1 E2 और F1 F2 से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह आयन मंडल में अवस्थित होते हैं। बाह्य मंडल आयन मंडल के ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। बाह्य मंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। बाह्य मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। बाह्य मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस की होने वाली घटनाएं हैं। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस की घटना बाह्य मंडल में होता है। उल्का जलता है मध्य मंडल में और मूलाभ में बनता है समताप मंडल में। तो ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ है प्रातःकाल या डॉन, जबकि बोरियालिस तथा ऑस्ट्रालिस का अर्थ है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। बोरियालिस उत्तरी एवं ऑस्ट्रालिस दक्षिणी ध्रुव, इसी कारण इन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव, ऑस्ट्रालिस दक्षिणी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्राय आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। सूर्याताप इंसोलेशन, सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं, अथवा सूर्य से आने वाली सूर्यताप जिसे पृथ्वी रोक लेती है सूर्यताप आतपन कहलाती है। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। मतलब सौर ऊर्जा जो आता है उसको लघु तरंग कहेंगे, और पृथ्वी जो विकिरित कहती है उसको दीर्घ तरंगे कहते हैं। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर की भिन्नता पाई जाती है। अच्छा, सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर बाहरी सीमा पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, और सूर्यताप में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर और ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर सूर्यताप मिलता है। 320 वाट प्रति वर्ग मीटर उष्णकटिबंध में और ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर, और बाहरी सीमा में 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम होता है। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्ण मारेंगे, न कि उष्ण मारेंगे। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंध में पाया जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, क्योंकि यहाँ पर मेघाच्छादन बहुत कम होता है पाया जाता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षितया कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। महासागर में कम होगा और महाद्वीप पर ज़्यादा सूर्यताप प्राप्त होगा, और उपोष्ण कटिबंध में ज़्यादा होगा, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय में। उसके बाद 320 है उष्ण कटिबंध में और 70 है ध्रुवों पर, 70 वाट प्रति वर्ग मीटर। अब बाहरी परत पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्यताप होते हैं। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्यताप के मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। सतह को प्राप्त होने वाली मात्रा बटा उससे परावर्तित सूर्यताप की मात्रा एल्बिडो कहलाता है। सौर विकिरण का यह परावर्तन लघु तरंगों में ही होता है। हिमाच्छादित भूपृष्ठ में उच्चतम एल्बिडो होता है। प्राप्त मात्रा और विकृत मात्रा का अनुपात होता है। हिमाच्छादित भूपृष्ठ में उच्चतम एल्बिडो होता है।
वायुमंडल की बाह्य सीमा पर कितना प्राप्त होता है? 1.94 कैलोरी ऊष्मा। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से परिकिर्णित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्यताप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम में नहीं आता। क्यों? क्योंकि 32% बादलों की सतह से और धूल से चला जाता है और 2% भाग धरातल से चला जाता है, यानी कुल 34% वापस चला जाता है, तो धरातल को गर्म करने के काम में नहीं आता है। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, न कि अवशोषण। अच्छा, पूर्ण मेघाच्छादन के समय जो सूर्य के प्रकाश में कमी आता है वो परावर्तन के कारण आता है। पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग और वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण करता है। पृथ्वी सौरिक ऊर्जा का 51% और वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का 14% भाग ग्रहण करता है। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है: चालन, संवहन, विकिरण, अभिवहन। चालन, कंडक्शन। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। ऊष्मा का यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा न हो जाए। वायु ऊष्मा का कुचालक है, अतः चालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। संवहन, कन्वेक्शन। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। क्षैतिज तापन अभिवहन और लंबवत तापन संवहन। क्षैतिज तापन संवहन, क्षैतिज 6 ये लंबवत तापन संवहन ल लंबवत तापन संवहन एवं क्षैतिज तापन अभिवहन। लंबवत तापन संवहन, कन्वेक्शन। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से वह हल्की हो जाती है और ऊपर को उठती है। इस प्रकार वह वायु निचली परतों की ऊष्मा को ऊपर ले जाती है। ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर के बाद वह भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होते रहता है। वायुमंडल गर्म होने में संवहन मुख्य भूमिका निभाता है। चालन का उतना भूमिका नहीं है, लेकिन संवहन मुख्य भूमिका निभाता है। लंबवत तापन करता है। लंबवत तापन इसलिए करता है क्योंकि धरातल से वायु गर्म हो जाता है, ऊपर उठता है, उसी का स्थान लेने के लिए नीचे ठंडी वायु आती है और वो भी गर्म हो जाती है और पूरा इस तरह पूरा वायुमंडल गर्म हो जाता है संवहन के द्वारा। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल गैसीय एवं तरल पदार्थों में होता है क्योंकि उनके अणुओं के बीच का बंधन कमजोर होता है। संवहन प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती। संवहन प्रक्रिया केवल द्रव और गैस में होगा, ठोस में नहीं होगा। विकिरण, रेडिएशन। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधा गर्म होने को विकिरण कहते हैं। ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधा गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरणतः सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल का गर्म होना विकिरण है। सीधा गर्म होना, ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधा गर्म होना विकिरण है। ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधा गर्म होना विकिरण है। सूर्य से प्राप्त होने वाले किरणों से पृथ्वी और उसके वायुमंडल का गर्म होना। पृथ्वी द्वारा प्राप्त परिवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करता है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधा सूर्यताप से। अच्छा, विकिरण में जो होता है ना, वो पार्थिव विकिरण से वायुमंडल गर्म होता है, न कि सीधा सूर्यताप से गर्म होता है। अभिवहन। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन
सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। गर्म वायु राशियाँ जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है। इससे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्णकटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती है। अभिवहन क्षैतिज रूप से, इसमें संवहन में क्या होता था कि नीचे की गर्म वायु हल्की होकर ऊपर चली जाती थी और फिर ऊपर वाला नीचे चलाता था। और अभिवहन में क्या होता था, और अभिवहन में क्या होता है कि ये ऊपर वाला जो ठंडी वायु होता है वो नीचे आ जाता है, तो इससे ऊष्मा का संचारण क्या होता है, निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर होने लगता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू अभिवहन का परिणाम है। लू अभिवहन एडवेक्शन का परिणाम है। लू पृथ्वी का ऊष्मा वजन, मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यताप 100 इकाई हैं। इन 100 इकाइयों में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुँचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी का एल्बिडो, प्राप्त मात्रा और विकृत मात्रा का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। एगो जो 65 इकाई ही पृथ्वी पर आता है, जो 51 पृथ्वी द्वारा अवशोषित है और 14 वायुमंडल द्वारा जो ग्रहण होता है। 65 में से 51 पृथ्वी द्वारा ग्रहण और 14 वायुमंडल द्वारा ग्रहण, और 35 जो वापस लौट जाता है उसको एल्बिडो कहते हैं। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयाँ अवशोषित होती है। 14 वायुमंडल में 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा, पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। ये जो 51 इकाइयाँ हैं ये पुनः पार्थिव विकिरण के द्वारा लौटा दी जाती है। इनमें से 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है। 17 इकाइयाँ सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है। ये 51 जो है उसमें से भी 17 सीधा चल जाएगा अंतरिक्ष में। 51 जो पृथ्वी अवशोषित करेगी उसमें से भी 17 सीधा चल जाएगा उसमें अंतरिक्ष में, और 34 वायुमंडल द्वारा अवशोषित होगा। 14 खुद वायुमंडल एगो करता है सो अलग। 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है। 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयाँ संवहन के जरिए और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है, जिसमें से 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल लेगा और 9 इकाइयाँ संवहन के जरिए और 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। 6 इकाई स्वयं वायुमंडल लेगा, 9 इकाई संवहन के जरिए और संघनन की गुप्त ऊष्मा के जरिए 19 इकाई। 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल के द्वारा, संवहन के द्वारा 9 इकाइयाँ और संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में 19 इकाइयाँ। तो वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें 14 इकाइयाँ सूर्यताप की और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती है। तो वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का होता है। 34 पार्थिव विकिरण में 9 है संवहन इकाई, 6 स्वयं वायुमंडल द्वारा और 19 संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। अतः पृथ्वी के धरातल से 17 इकाइयाँ और वायुमंडल से अंतरिक्ष में 48 वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयाँ 17 और 48 है, जिनका योग 65 होता है। अतः पृथ्वी के धरातल से 17 और वायुमंडल से अंतरिक्ष में 48 वापस लौटाने वाली विकिरण की इकाइयाँ 17 और 48 है, जिनका योग 65 होता है। वापस लौटाने वाली ये इकाइयाँ उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होने वाली है। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट एवं ऊष्मा संतुलन है। तापमान, वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यताप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। जहाँ ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ के स्थान के गर्म या ठंडा होने की डिग्री में माप है। तापमान गर्म या ठंडा होने की डिग्री में माप है
और ऊष्मा पदार्थ के कणों के अणुओं की गति दर्शाता है। ऊष्मा और तापमान में अंतर है। ऊष्मा पदार्थ के कणों के अणुओं की गति दर्शाता है और तापमान गर्म या ठंडा होने की डिग्री में माप है। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। अक्षांश, सूर्य ताप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, अतः तदनुसार तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है। उत्तुंगता, अल्टीट्यूड, वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक और ऊंचे भाग में स्थित वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित स्थानों का तापमान कम होता है। अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतः उत्तुंगता बढ़ने के साथ घटता है। उत्तुंगता के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। सामान्य ह्रास दर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। समुद्र से दूरी, स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थल समुद्र का सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थल समुद्र का सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान कम रहता है। ये धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। कौन? महासागर, तो वहाँ भिन्नता भी कम पाई जाती है। वायु संहति तथा महासागरीय धाराएं, उष्ण वायु संहति से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक एवं शीत वायु संहति से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान कम होता है। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धारा के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धारा के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। तापमान का वितरण, सूर्य ताप एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। समताप रेखा वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। विषुवत रेखीय जो महासागर है ना, उस पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री है। यूरेशिया, यूरोप और एशिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, जो लगभग कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता, कॉन्टिनेंटलिटी है। सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। सबसे ज़्यादा यूरेशिया के उत्तर पूर्व क्षेत्र में 60 डिग्री और सबसे कम तापांतर 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर 15 डिग्री उत्तरी एवं 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। समताप रेखा वह कल्पित रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण के निम्न लक्षण हैं। समताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर खींची जाती है। समताप रेखाएं अक्षांश के समांतर होती है। समताप रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर खींची जाती है। इसका कारण यह है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। जल और स्थल पर तापमान भिन्न होते हैं, अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती है। तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात क्यों मुड़ जाती है? क्योंकि जल और स्थल का तापमान भिन्न भिन्न होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है और वहाँ पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है और वहाँ पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जलीय भाग में तापमान भिन्नता कम होता है और स्थलीय भाग में तापमान भिन्नता अधिक होती है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमता अधिक पाई जाती है। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम आते हैं और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट है।
दक्षिणी गोलार्ध समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवणता तापमान के बदलने की दर का अनुमान लगाया जाता है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती है तो ताप प्रवणता अधिक होती है, और यदि समताप रेखा एक दूसरे से दूर होती है तो ताप प्रवणता कम होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्णकटिबंध में होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है, अतः कम मूल्य वाली समताप रेखाएं ध्रुवीय प्रदेशों में होती है। नज़दीक नज़दीक होगा तो ताप प्रवणता अधिक होगा, दूर दूर होगा तो ताप प्रवणता कम होगा। संसार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी एवं जुलाई के महीनों में न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान पाया जाता है। जनवरी में न्यूनतम और जुलाई में अधिकतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए जनवरी और जुलाई महीनों को चुना जाता है। तापांतर, रेंज ऑफ टेम्परेचर, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। तापांतर दो प्रकार का होता है, दैनिक तापांतर एवं वार्षिक तापांतर। किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ का दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में आए इस अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में आए इस अंतर को ताप परिसर कहते हैं। वार्षिक तापांतर, जिस प्रकार दिन तथा रात के तापमान में अंतर होता है उसी प्रकार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। वार्षिक तापांतर, किसी स्थान के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया में स्थित बर्खोयास्क नामक स्थान का है। सबसे अधिक तापांतर 65.5 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया में स्थित बर्खोयास्क नामक स्थान पर है। किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। तापीय विसंगति क्या होगा? स्थान का औसत तापक्रम और अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर। स्थान का औसत तापक्रम और अक्षांश के औसत तापक्रम का अंतर तापीय विसंगति होता है। वायुमंडलीय दाब, पवन एवं वायु राशियाँ। वायु दाब मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक 1 इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक 1 इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पाड़े के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा समुद्र तल पर वायु दाब पाड़े के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। पारद वायु दाब मापी का आविष्कारक टोरसेली है। पारद वायु दाब मापी के आविष्कारक टोरिसेली है। निद्रव वायु दाब मापी के आविष्कारक लुशियन विडाई है। सेल्सियस थर्मामीटर के आविष्कारक एंडर्स सेल्सियस है। केस आर्द्रता मापी के आविष्कारक डी सॉसर है। केस आर्द्रता मापी के आविष्कारक डी सॉसर है। पारद वायु दाब मापी ई टोरसेली। निद्रव वायु दाब मापी लुशियन विडाई। पारद वायु दाब मापी ई टोरसेली। निद्रव वायु दाब मापी लुशियन विडाई। सेल्सियस थर्मामीटर एंडर्स सेल्सियस। केस आर्द्रता मापी डी सॉसर। पारद वायु दाब मापी निद्रव लुशियन विडाई। सेल्सियस एंडर्स सेल्सियस। केस आर्द्रता मापी डी सॉसर। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायु दाब को मिली बार तथा पास्कल में भी मापते हैं। व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाली दाब की इकाई को किलो पास्कल कहते हैं। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार 1013.2 मिलीबार या 1013.2 किलो पास्कल होता है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार या 1013.2 किलो पास्कल होता है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार या 1013.2 किलो पास्कल होता है। वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रास प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिलीबार वायु दाब एवं -49.7 डिग्री सेल्सियस मानक तापमान होता है। वायुदाब में ह्रास 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। वायुदाब में ह्रास 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है।
और समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 किलो पास्कल होता है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिलीबार होता है। 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार और 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिलीबार। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिलीबार। 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार और 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिलीबार। समदाब रेखा वह कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है समदाब रेखाएं कहते हैं। वायुदाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर 4 वायुदाब कटिबंध है। विषुवत रेखीय निम्न कटिबंध, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब। अच्छा, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उसके बाद उपोष्ण उच्च वायुदाब, शीतोष्ण निम्न वायुदाब, नहीं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 4, पृथ्वी को 4 दाब कटिबंधों में बांटा गया। उपोष्ण निम्न विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर को उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। इसलिए विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध को शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं। क्यों डोलड्रम कहते हैं? क्योंकि वहाँ शांत हवा चलती है, इसीलिए। धरातलीय क्षैतिज पवन नहीं चलती है और वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और संवहन धाराओं का जन्म होता है। शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से परे ढकेलती है। इसके कारण भी यहाँ पर वायुदाब कम होता है। एक तो विषुवत रेखा पर क्षैतिज पवनें नहीं चलती है, इसके कारण वायुदाब कम होता है, ठीक है। और एक दूसरा होता है कि विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा घूर्णन का वेग होता है पृथ्वी का। और यहाँ पर क्या होता है, जब तेज़ी से घूमेगा तो अपकेंद्रीय बल ज़्यादा लगेगा, मतलब बहुत तेज़ी से बाहर की ओर वस्तु को फेंकेगा, तो घूर्णन बल भी अधिक होता है और अपकेंद्रीय बल भी अधिक होता है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से परे ढकलती है। इस कारण भी यहाँ वायुदाब कम होता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब कहाँ 10 से 10 डिग्री तो हो गया डोलड्रम या शांत कटिबंध, क्षैतिज पवनें नहीं चलने के कारण, और 23.5 डिग्री से 35 डिग्री तक हो गया उपोष्ण उच्च वायुदाब, 23.5 से 35 डिग्री सेल्सियस। उपोष्ण उच्च वायुदाब उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से यानी 23.5 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती है। यहाँ उच्च दाब होने के 2 कारण हैं। विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है और उच्च वायुदाब उत्पन्न करती है। विषुवत रेखीय जो कटिबंध है उससे जो गर्म होकर वायु ऊपर उठती है वह फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध में जाकर ठंडी होकर नीचे उतरती है, जिससे वहाँ उच्च वायुदाब उत्पन्न होती है। पृथ्वी के दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से विशाल राशियाँ कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती है, जिससे वहाँ पर उच्च वायुदाब उत्पन्न होता है। एक तो कि उपोष्ण उच्च वायुदाब क्यों बनता है, एक तो कि जो विषुवतीय वायु ऊपर उठती है वह ठंडा होकर उपोष्ण उच्च वायुदाब के क्षेत्रों में उतर जाती है, और दूसरा ये कि दैनिक गति के कारण
दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्र से विशाल वायु राशियाँ यहाँ एकत्रित हो जाती है, जिस कारण यहाँ उच्च वायु दाब उत्पन्न हो जाती है। विषुवत रेखा से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती है। इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अस्वक्षांश कहते हैं, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अस्वक्षांश कहते हैं। इसका कारण यह है कि मध्य युग में यूरोप की खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जलयानों में लादकर घोड़े भेजे जाते थे। प्रायः इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई होता था, अतः जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे। मतलब अक्षांश में उच्च वायुदाब होगा, अक्षांश 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र होगा। उपध्रुवीय निम्न कटिबंध 45 डिग्री से 66.5 डिग्री, 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायुभार की पेटियां पाई जाती है, जिसे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब 23.5 डिग्री से 45 डिग्री और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 45 डिग्री से 66.5 डिग्री। ध्रुवीय उच्च वायुदाब 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च वायुदाब पेटियां पाई जाती है। पवन या विंड। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण वायु हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा कहते हैं। क्षैतिज दिशा में जो गतिशील होगा उसको पवन कहेंगे और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो गतिशील होगा उसको वायुधारा कहेंगे। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है। क्षैतिज पवनें क्यों बहती है? दाब प्रवणता के कारण बहती है, घर्षण बल के कारण बहती है और कोरियोलिस बल के कारण बहती है। क्षैतिज पवनें दाब प्रवणता के कारण बहती है, घर्षण बल के कारण बढ़ती है और कोरियोलिस बल के कारण बहती है। दाब प्रवणता बल दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता कहते हैं, यानी दूरी के संदर्भ में दाब के परिवर्तन की दर को दाब प्रवणता कहते हैं। जहाँ समदाब रेखाएं पास पास हो वहाँ दाब प्रवणता अधिक एवं समदाब रेखाएं दूर दूर होने से दाब प्रवणता कम होती है। घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है और समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है। घर्षण बल का प्रभाव प्रायः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। घर्षण बल जो होता है वो समुद्र में निम्न होता है और ये स्थल पर अधिक होता है और घर्षण बल का प्रभाव धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। कोरियोलिस प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दशा में विक्षेपित हो जाते हैं, इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा जिसने सबसे पहले कोरियोलिस बल के प्रभाव का वर्णन 1844 ईस्वी में किया। इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मिट जाती। इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरेल का नियम कहते हैं। इसे बाइस बेलेट नियम द्वारा भी समझा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो उच्च दाब दाईं ओर एवं निम्न दाब बाईं ओर। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो उच्च दाब उसके दाईं ओर एवं निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। पवन की ओर पीठ है तो उच्च दाब दाईं ओर एवं निम्न दाब बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसके ठीक विपरीत होगी। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। कोरियोलिस बल ध्रुवों पर सर्वाधिक एवं विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। कोरियोलिस बल विषुवत वृत्त पर, कोरियोलिस बल ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। कोरियोलिस बल कहाँ ज़्यादा होता है? ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। कोरियोलिस बल ध्रुवों पर सर्वाधिक विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है, यानी ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विच्छेद एवं विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस बल जो होता है वो ध्रुवों पर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर अधिकतम विक्षेप होगा और कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर कम होता है तो पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होगा। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर, दाब प्रवणता समदाब रेखाओं के समकोण पर। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर एवं दाब प्रवणता समदाब रेखाओं के समकोण पर। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर और दाब प्रवणता समदाब रेखाओं के
समकोण पर। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगी और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा, पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगा। इन दो बलों को एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती है। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। अच्छा, विषुवत वृत्त पर तो कोरियोलिस बल शून्य होबे न करता है। सबसे ज़्यादा कोरियोलिस बल ध्रुवों पर होता है, तो कोरियोलिस बल शून्य होता है। इसके कारण पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पीड़ित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। वायुदाब एवं पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है और मुक्तः दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती है। जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है। ये पवनें भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती है। 704 मिलीबार, 708 मिलीबार, 704 मिलीबार, 708 मिलीबार। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध सी कोरियोलिस बल, भी भूविक्षेपी और पीएच क्षैतिज। सी कोरियोलिस बल, भी भूविक्षेपी और पीएच क्षैतिज। निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रतिचक्रवाती संचरण कहलाता है। चक्रवाती संचरण निम्न वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर और प्रतिचक्रवाती संचरण उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में भिन्न होती है। चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात में दिशा का प्रतिरूप। चक्रवात में दाब की दिशा निम्न होती है और प्रतिचक्रवात में उच्च होती है। उसके बाद चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, तो प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। पृथ्वी के सतह पर कई बार निम्न एवं उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित ही होता है। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न एवं उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित ही होता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होंगी और ऊपर उठेंगी और उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होगी। प्रायः पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न एवं उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित होगा। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होंगी और ऊपर उठेंगी और उच्च दाब वाले क्षेत्रों पर वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होगी। निम्न दाब वाला ऊपर उठता है और उच्च दाब वाला धरातल पर फैलता है। मतलब अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप में समान धाराओं में पर्वत के साथ साथ वाताग्र के सहारे ऊपर उठती है, जो बादल बनने व वर्षण के लिए आवश्यक है। पवन निम्न प्रकार के होते हैं: प्रचलित पवन, मौसमी पवन एवं स्थानीय पवन। प्रचलित पवन, मौसमी पवन एवं स्थानीय पवन होते हैं। प्रचलित पवन में है पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। प्रचलित पवन में है पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। प्रचलित पवन में है पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। प्रचलित पवन पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या अस्थायी पवन कहते हैं। अस्थायी पवनें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती है।
एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती है। प्रचलित पवनों के उदाहरण है पछुआ पवन, व्यापारिक पवनें एवं ध्रुवीय पवन। पछुआ पवनों दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली अस्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन पश्चिम दिशा में चलेगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलेगा। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। अच्छा, पछुआ पवन का पश्चिम दिशा होगा और पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अक्षांशों में, 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता चलिसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा कहा गया है। ये सभी नाम नाविकों के दिए हुए नाम हैं। स्थानीय शीतल हवाएं बिलीबाब शीतल हवा है अलास्का का। बोड़ा बिलीबाब शीतल हवा है अलास्का का। बोड़ा शीतल हवा है एड्रियाटिक तट का। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एवं ऑरोरा बोरियोलिस। तो बोरियोलिस का मतलब होता था उत्तरी। बोरियोलिस का क्या मतलब होता था? हाँ, और जबकि बोरियोलिस तथा बोरियोलिस उत्तरी और ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी। बोरियोलिस उत्तरी। तो स्थानीय शीतल हवाएं बिलीबाब अलास्का में है, बोरा एड्रियाटिक तट में, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में बहती है, बुरान रूस में बहती है, बाइज दक्षिणी फ्रांस में बहती है, फ्रियाजेम ब्राज़ील में बहती है, नार्दर संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, नोटी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। उसके बाद पोनेंटी दक्षिण अफ्रीका में बहती है, पापागाया ठंडी हवा है मैक्सिको का, मैस्ट्रेल ठंडी हवा है उत्तरी इटली का, नेवाडोज ठंडी हवा है इक्वाडोर का, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया का ठंडी हवा है, बिलीबाब अलास्का का ठंडी हवा है, सिस्टान पूर्वी ईरान का ठंडी हवा है, हबूब सूडान का पूर्वी हवा है, हबूब सूडान का ठंडी हवा है, पुर्गा टुंड्रा प्रदेश का ठंडी हवा है, केप डॉक्टर दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र का ठंडी हवा है। केप डॉक्टर को टेबल ब्लॉक भी कहते हैं, केप डॉक्टर को डॉक्टर विंड। स्थानीय शीतल हवा है बिलीबाब है अलास्का का, बिलीबाब है अलास्का का, बोड़ा ठंडी हवा है एड्रियाटिक तट का, बोड़ा ठंडी हवा है एड्रियाटिक तट का, मिस्ट्रल ठंडी हवा है स्पेन फ्रांस का। हाँ, मिस्ट्रल ठंडी हवा है स्पेन एवं फ्रांस का, मिस्ट्रल ठंडी हवा है स्पेन एवं फ्रांस का, बुरान ठंडी हवा है रूस का, बुरान ठंडी हवा है रूस का, बाइज ठंडी हवा है दक्षिणी फ्रांस का, बाइज ठंडी हवा है दक्षिणी फ्रांस का, पैम्पीरो ठंडी हवा है अर्जेंटीना का, पैम्पीरो ठंडी हवा है अर्जेंटीना का, फ्रियाजेम ठंडी हवा है ब्राज़ील का, फ्रियाजेम ठंडी हवा है ब्राज़ील का, फ्रियाजेम ठंडी हवा है ब्राज़ील का, नॉर्दर ठंडी हवा है अमेरिका का, नोटी ठंडी हवा है अमेरिका का, नॉर्दर ठंडी हवा है अमेरिका का, नोटी ठंडी हवा है अमेरिका का, नॉर्दर ठंडी हवा है अमेरिका का, नोटी ठंडी हवा है अमेरिका का, पोनेंटी ठंडी हवा है दक्षिणी अफ्रीका का, पोनेंटी ठंडी हवा है दक्षिणी अफ्रीका का। उसके बाद पैपागायो ठंडी हवा है मैक्सिको का, पैपागायो ठंडी हवा है मैक्सिको का, मैस्ट्रेल ठंडी हवा है इटली का, मैस्ट्रेल ठंडी हवा है उत्तरी इटली का, मैस्ट्रेल ठंडी हवा है उत्तरी इटली का, नेवाडोज ठंडी हवा है इक्वाडोर का, नेवाडोज ठंडी हवा है इक्वाडोर का, नेवाडोज ठंडी हवा है इक्वाडोर का, बिलीबिली ठंडी हवा है ऑस्ट्रेलिया का, बिलीबिली ठंडी हवा है ऑस्ट्रेलिया का, बिलीबिली ठंडी हवा है ऑस्ट्रेलिया का, सिस्टान ठंडी हवा है ईरान का, सिस्टान ठंडी हवा है ईरान का, सिस्टान ठंडी हवा है ईरान का, हबूब ठंडी हवा है सूडान का, हबूब ठंडी हवा है सूडान का, हबूब ठंडी हवा है सूडान का, पुर्गा ठंडी हवा है टुंड्रा प्रदेश का, पुर्गा ठंडी हवा है टुंड्रा प्रदेश का, पुर्गा ठंडी हवा है टुंड्रा प्रदेश का, केप डॉक्टर ठंडी हवा है दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र का, केप डॉक्टर ठंडी हवा है दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र का, केप डॉक्टर ठंडी हवा है दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र का। केप डॉक्टर को टेबल ब्लॉक भी कहते हैं, केप डॉक्टर को टेबल ब्लॉक भी। व्यापारिक पवन लगभग 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवनों को व्यापारिक पवन कहते हैं। लगभग 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों में
उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। कोरियोलिस बल ध्रुवों पर अधिकतम हो जाता है। और ये पछुआ पवनें जो हैं वो चलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलते हैं पछुआ पवनें। और व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलते हैं। ठीक, पछुआ पवनें चलेंगी उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, और व्यापारिक पवनें चलेगी उपोष्ण उच्च वायुदाब से ध्रुवीय निम्न भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में बस पर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। और ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय पवन ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो ये हो गया। पछुआ पवन चलेगी उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, पछुआ पवन चलेगी। उसके बाद व्यापारिक पवन चलेगी, तो पछुआ पवन चलेगी 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच, और व्यापारिक पवन चलेगी 30 डिग्री अक्षांश के करीब में। तो ई चलेगी उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर। और ध्रुवीय पवन चलेगी ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर। तो ध्रुवीय पवन ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवनों को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व से दक्षिण उत्तर पश्चिम होती है। मौसमी पवन, मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है, मौसम के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदलती जाती है उन्हें मौसमी परिवर्तन कहते हैं। मौसमी परिवर्तन मानसूनी पवन, स्थल समीर एवं समुद्री समीर शामिल है। मानसूनी पवनें को मौसमी पवनें हैं मानसूनी पवनें, स्थल समीर एवं समुद्री समीर। स्थल समीर एवं समुद्री समीर उष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं, उन पर उच्च वायुदाब बनता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्री समूह के रूप में प्रवाहित होती है। समुद्री समीर समुद्र से स्थल की ओर। रात्रि में इसके विपरीत प्रक्रिया होती है और स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्द ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती है। समुद्री समीर दिन में होगा कि समुद्र गर्म होगा, तो गर्म होगा दिन में तो समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होगा, यानी दिन में समुद्री समीर प्रवाहित होगा। और रात में होगा कि स्थल ठंडा हो जाएगा और समुद्र गर्म होगा, तो स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होगा स्थल समीर, यानी स्थल समीर रात में और समुद्री समीर दिन में। स्थानीय पवन या प्रमुख गर्म स्थानीय पवन। चिनूक गर्म है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन है। चिनूक पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ से मुक्त रखता है। चिनूक तो रॉकी पर्वत अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे। फॉन आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। फॉन का प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशुचारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। फॉन के प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। फॉन इटली में बहता है, आल्प्स पर्वत के ऊपर से नीचे उतरता है, इससे अंगूर जल्दी पकता है। फॉन में आल्प्स पर्वत याद रखना, आल्प्स पर्वत इटली। हरमट्टन में सहारा रेगिस्तान याद रखना है। हर माटी मिलता है सहारा रेगिस्तान में। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में।
हरमट्टन सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। हरमट्टन पवन सहारा से गिनी तट सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे हरमट्टन को डॉक्टर हवा कहते हैं। हरमट्टन सगी सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। सिरोको सहारा से भूमध्य सागर की ओर। हरमट्टन सगी सहारा से गिनी की ओर। सिरोको सहारा से भूमध्य सागर की ओर। सिरोको सहारा से भूमध्य सागर की ओर। सिर तो सभी को होता है, तो सहारा से भूमध्य सागर की ओर। और हरमट्टन सगी सहारा से गिनी की ओर और सिर सभी को होता है, तो सिरोको सहारा से भूमध्य सागर की ओर। सिरोको सभी को होता है सहारा से भूमध्य सागर की ओर। सिरोको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। सिरोको भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। सिरोको भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। सिरोको के अन्य स्थानीय नाम भी है। सिरोको का स्थानीय नाम खामसीन मिस्र में है, गिबली लीबिया में है, चिली ट्यूनीसिया में है। सिरोको के अन्य नाम खामसीन मिस्र में है, गिबली लीबिया में है और चिली ट्यूनीसिया में है। सिरोको का नाम खामसीन मिस्र में है, गिबली लीबिया में है और चिली ट्यूनीसिया में है। लेस्ट मैड्रिया में है। सिरोको का नाम लेस्ट मैड्रिया में है। सिरोको इटली में है और लेवेक स्पेन में है। लेस्ट मैड्रिया में है और लेवेक स्पेन में है। लेस्ट मैड्रिया में है सिरोको का नाम और लेवेक स्पेन में है। सिरोको का अन्य स्थानीय नाम भी है। सिरोको को खामसीन कहते हैं मिस्र में, गिबली कहते हैं लीबिया में, चिली कहते हैं ट्यूनीसिया में, लेस्ट कहते हैं सिरोको को मैड्रिया में, सिरोको कहते हैं इटली में और लेवेक कहते हैं स्पेन में। सिरोको को लेवेक कहते हैं स्पेन में, लेस्ट कहते हैं मैड्रिया में, चिली कहते हैं ट्यूनीसिया में, गिबली कहते हैं लीबिया में, खामसीन कहते हैं मिस्र में। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहती है। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पश्चिम ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पश्चिम तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं सिमुम अरब रेगिस्तान में सिरोको सहारा से भूमध्य सागर की ओर, हरमट्टन सहारा से गिनी की ओर, उसके बाद फोन आल्प्स पर्वत चीनी रॉकी के पूर्व में और सिमुम अरब सागर में ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पश्चिम तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के मैदान में चलती है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में चलती है। तो चिनूक हो गया रॉकी पर्वत के पूर्वी तट पर अमेरिका कनाडा में। हरमट्टन हो गया, हरमट्टन सगी होती है सब का सहारा से गिनी की ओर यानी सहारा रेगिस्तान में। सिरोको सबू को होता है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहती है। उसके बाद ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में बहती है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ट्रामोंटोन गर्म हवा है, मध्य यूरोप में चलती है। आयला गर्म हवा है, फ्रांस में चलती है। वर्गस गर्म हवा है, दक्षिण अफ्रीका में चलती है। सुखोवो गर्म हवा है, रूस एवं कजाकिस्तान में चलती है। बाग्यो गर्म हवा है, फिलीपींस द्वीप समूह में चलती है। गारिच ईरान में चलती है।
गर्म हवा है, दक्षिण पूर्वी ईरान में चलती है। लू उत्तरी भारत में चलती है, गर्म हवा है। सोलेनो स्पेन में चलती है, दक्षिण पूर्वी स्पेन में चलती है, गर्म हवा है। सामून ईरान में चलती है, गर्म हवा है। सामून ईरान में चलती है, गर्म हवा है। ट्रेमेंटोन मध्य यूरोप, ट्रेमंटोन मध्य यूरोप। अयाला फ्रांस। वर्गस दक्षिण अफ्रीका। सुखोवे रूस एवं कजाकिस्तान। बागियो फिलीपींस द्वीप समूह। गारिस दक्षिण पूर्वी ईरान। लू उत्तरी भारत। सोलेनो दक्षिण पूर्वी स्पेन। सामून ईरान। सामल इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सामल कहाँ चलता है? इराक में। तो एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। ट्रेमोंटोन मध्य यूरोप, अयाला फ्रांस, वर्गस दक्षिण अफ्रीका, सुखोवो रूस कजाकिस्तान, बागियो फिलीपींस, गारिच ईरान, लू उत्तरी भारत, सोलेनो स्पेन, सामून ईरान। सामल इराक, सामून ईरान है और सामल इराक है। सामल इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सामल गर्म है। सांता आना गर्म है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी यानी आंधी है। सांता आना कैलिफोर्निया। कोयम्बैग इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। यह तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। कोयम्बैग इंडोनेशिया। सामल इराक, सामून ईरान, सांता आना कैलिफोर्निया, कोयम्बैग इंडोनेशिया। जेट प्रवाह, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले सक्रिय नलिकाकार व विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। जेट प्रवाह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जेट प्रवाह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह सबसे अधिक शक्तिशाली है। इसमें वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षेपों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। जेट प्रवाह माना जाता है। जेट प्रवाह पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु राशियाँ, एयर मासेज, वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो। वायु राशि कहलाता है। समानता वायु राशियाँ सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती है। एक वायु राशि में कई परतें होती है जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती है। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। वायु राशियाँ जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाताग्र, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं: शीत, उष्ण, अचर और अधिविष्ट वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं: शीत, उष्ण, अचर एवं अधिविष्ट वाताग्र। शीत वाताग्र, जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर ढकेलती है तो इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। उष्ण वाताग्र, यदि गर्म वायु राशियाँ आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती है तो शीतल व भारी वायु उष्ण वायु राशियों को ऊपर ढकेलेगी और उष्ण वाताग्र ठंडी वायुओं के ऊपर चढ़ेगी। यदि गर्म वायु राशि आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। अचर वाताग्र, जब वाताग्र स्थिर हो जाए और तो इन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है, अर्थात अचर वाताग्र में कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती। शीत वाताग्र में शीत वायु उष्ण वायु को ऊपर ढकेलती है और उष्ण वाताग्र में उष्ण वायु शीत वायु के ऊपर चढ़ जाती है। अचर वाताग्र में कोई भी वायु राशि ऊपर नहीं उठती। अधिविष्ट वाताग्र, यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होती है और तीव्र वायु दाब एवं तापमान प्रवणता वाताग्र की विशेषता है। वाताग्र तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात वे चक्रवातीय वायु प्रणाली जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य उष्ण बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात वे चक्रवातीय वायु प्रणालियाँ जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं उन्हें बहिरुष्ण
या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा उष्ण कटिबंध से दूर विकसित होगा। मध्य और उच्च अक्षांशों में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, उसे ही बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्रों से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात गुजरते हैं, मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव लाते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण व उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है तो कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है। इस चक्रवातीय प्रवाह से बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसे एक उष्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र होता है। कोष्ण वायु आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बढ़ते हैं। उष्ण वाताग्र स्तरीय, शीत वाताग्र कपासी मेघ। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं। शीत वाताग्र तेज बनेगा और उष्ण वाताग्र में स्तरीय होगा और शीत वाताग्र में कपासी मेघ बनेगा। उष्ण वाताग्र तीव्र गति से चलता है और अंततः उष्ण वाताग्र को पूरी तरह ढक लेते हैं। शीत वाताग्र तीव्र गति से चलता है और अंततः उष्ण वाताग्र को पूरी तरह से ढक लेते हैं। यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता तथा अधिविष्ट वाताग्र अधिविष्ट वाताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय के चक्रवातों की ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा की प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त उष्मा से होती है। संघनन की गुप्त उष्मा से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा की प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त उष्मा से होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत ही अधिक होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का केंद्र गर्म वायु, निम्न वायुदाब एवं मेघ रहित कोड होता है। केंद्र जो होता है वो गर्म वायु होता है, निम्न वायुदाब होता है, मेघ रहित कोड होता है। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों ओर प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण है, जिसे इसकी आंख कहा जाता है। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मतलब 30 उत्तरी एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच विकसित होता है। 12 से 14 किलोमीटर ऊंचाई होता है। 150 से 250 किलोमीटर इसका व्यास होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का केंद्रीय क्षेत्र शांत होता है, जहाँ पवनों का अवतलन होता है। हिंद महासागर में ये चक्रवात अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, पश्चिमी प्रशांत एवं दक्षिणी चीन सागर में टाइफून के नाम से, पश्चिमी प्रशांत एवं दक्षिणी चीन सागर में टाइफून के नाम से एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बिली विलीज के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, पश्चिमी प्रशांत महासागर में दक्षिणी चीन सागर में टाइफून के नाम से एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिली विलीज के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। बृहद समुद्री सतह होना चाहिए, जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए बृहद समुद्री सतह होना चाहिए, जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। कोरियोलिस बल का होना अनिवार्य है। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए। कमजोर निम्न दाब होना चाहिए। समुद्री तल तंत्र का ऊपरी अपसरण होना चाहिए। समुद्री तल तंत्र का ऊपरी अपसरण होना चाहिए। शीत वाताग्र कपासी मेघ, उष्ण वाताग्र स्तरीय मेघ। चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है, जो इस तूफान के केंद्र को घेरे रहती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाती है। वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है।
तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हुए चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। ये चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंस होते हैं। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से वे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं उनकी दिशा अनिश्चित होती है और वे अधिक विध्वंसक होते हैं। वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। बहिरुष्ण या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियाँ होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र प्रणाली नहीं होती है। बहिरुष्ण या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जल एवं स्थल दोनों पर होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति केवल समुद्रों में होती है और स्थलीय भागों में पहुंचने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नष्ट हो जाते हैं। और बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधों में विकसित होते हैं जो 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा कम होता है। प्रभाव का क्षेत्र कम होता है। विनाशकारी ज़्यादा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, लेकिन इसका क्षेत्र कम होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर चलते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा में चलते हैं, यानी व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात वो पश्चिमी पवन यानी पश्चिम से पूर्व, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो व्यापारिक पवन यानी पूर्व से पश्चिम। आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता 3 प्रकार की होती है: निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता एवं सापेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता 3 प्रकार की होती है: निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता एवं विशिष्ट आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता वायु की प्रति इकाई आयतन में, निरपेक्ष आर्द्रता आयतन में, विशिष्ट आर्द्रता भार में। विशिष्ट होता है भार और निरपेक्ष होता है आयतन। वायु की प्रति इकाई आयतन, वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता, प्रति इकाई भार में जलवाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। विशिष्ट आर्द्रता को ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है और निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। ग्राम प्रति घन मीटर में, और वो ग्राम प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता बराबर किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटा उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प शोषण करने की क्षमता। किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटा उसी ताप पर उसी वायु में जलवाष्प के शोषण करने की क्षमता गुणे 100। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करता है। सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है और वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगी, हाँ होवे करेगी, और वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है एवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक है। कितना परसेंट? 45%। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक है। संघनन जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन या कंडेंसेशन जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने को संघनन कहते हैं। संघनन 2 कारकों पर निर्भर करता है: तापमान में कमी होने पर तथा वायु के सापेक्ष आर्द्रता पर।
संघनन दो कारकों पर निर्भर करता है, तापमान में कमी पर और वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। गैस का द्रव या ठोस में परिवर्तित होना संघनन है, और यह तापमान में कमी पर तथा वायु के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। ओसांक, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ओसांक कहते हैं। गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होना जिस तापमान पर होता है उसे ओसांक कहते हैं और वह क्रिया संघनन कहलाता है। गैस का तरल या ठोस में परिवर्तन संघनन कहलाता है। जिस तापमान पर गैस तरल या ठोस में परिवर्तित होता है उसे ओसांक कहते हैं। ओसांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ओस पड़ने के लिए ओसांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। ओसांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तभी ओस पड़ेगा। पाला या तुषार, जब ओसांक हिमांक से नीचे जाता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। जब ओसांक हिमांक से नीचे जाता है तब ओस के स्थान पर पाला या तुषार पड़ता है। कोहरा, 1 किलोमीटर। कोहरा और बादल दोनों में ओसांक से नीचे वायु का तापमान होता है। कोहरा और बादल दोनों में ओसांक से नीचे वायु का तापमान होता है। कोहरा, वायुमंडल की निचली परत में एकत्रित धूलकण, धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। कोहरे में दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। धुंध, हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। धुंध हल्का फुल्का कोहरा या कुहासा है। धुंध की दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। मतलब कुहासा 1 किलोमीटर से कम ही दृश्यता होता है, और धुंध जब होगा तो वो कुहासा से थोड़ा साफ होगा। 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक इसका दृश्यता होगा। धुंध में 2 अक्षर है तो 2 किलोमीटर तक। बादल, बादल मुक्त हवा के रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडा होने पर उसके तापमान के ओसांक से नीचे गिरने से बनते हैं। अच्छा, बादल रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा हवा के ठंडा होने से उसके तापमान के ओसांक से नीचे गिरने पर बनते हैं। बादल अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं: पक्षाभ बादल, कपासी बादल, अस्तरी बादल एवं वर्षा बादल। पक्षाभ, कपासी, अस्तरी एवं वर्षा बादल। पक्षाभ बादल, कपासी बादल, अस्तरी बादल एवं वर्षा बादल। पक्षाभ बादल का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं। पक्षाभ बादल 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर। पक्षाभ बादल पतले तथा बिखरे हुए होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं, और पक्षाभ बादल हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। प से पक्षाभ, प से पतले एवं बिखरे होते हैं, और प से ही पंख के समान होते हैं और सफ़ेद होते हैं। पतले बिखरे हुए पंख के समान सफ़ेद होते हैं। पक्षाभ बादल 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर। कपासी बादल, कपासी बादल रुई के समान दिखते हैं और यह प्रायः 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। कपासी बादल छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। कपासी बादल चपटे आधार वाले होते हैं, वह शीर्ष गुंबद नुमा होता है। कपासी बादल रुई के समान दिखता है, 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर देखे जा सकते हैं। कपासी बादल चपटे आधार वाले होते हैं, वह शीर्ष गुंबद नुमा होता है। अस्तरी बादल, अस्तरी बादल परतदार चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अस्तरी बादल पूरा आकाश को चादर जैसा ढक लेगा। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अस्तरी बादल सतत वर्षण के गुण होते हैं। अस्तरी बादल में पूरा आकाश को ढक लेगा और सतत वर्षण का गुण होगा तो अस्तरी बादल। अस्तरी बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। वर्षा बादल, वर्षा बादल काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। यह मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक होते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि यह सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादल का निर्माण करते हैं। वर्षा बादल जो होता है ना, वो काला होता है। पक्षाभ बादल सफ़ेद होता है, जबकि वर्षा बादल काला और गहरा स्लेटी रंग का होता है।
और सबसे नीचे वर्षा बादल बनता है। बादलों का क्रम सबसे ऊपर पच्छाब, उसके बाद कपासी, उसके बाद अस्तरी और तब वर्षा। पच्छाब, कपासी, अस्तरी और वर्षा। पच्छाब, कपासी, अस्तरी और वर्षा। पक गया सब। बादलों का क्रम ऊपर से नीचे, पक गया सब। पच्छाब, कपासी, अस्तरी, वर्षा। बादलों का क्रम ऊपर से नीचे, पक गया सब। पच्छाब, कपासी, अस्तरी और वर्षा। पक गया सब, पच्छाब, कपासी, अस्तरी और वर्षा। ऊंचे बादल, पच्छाब, पच्छाब, अस्तरी और पच्छाब, 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 कपासी, पच्छाब, अस्तरी। ऊंचे बादल, ऊंचे बादल, पच्छाब, पच्छाब, कपासी और पच्छाब, अस्तरी। ऊंचे बादल, पच्छाब, पच्छाब, कपासी और पच्छाब, अस्तरी। मध्य ऊंचाई के बादल, मध्य ऊंचाई के बादल, कपासी मध्य और अस्तरी मध्य। मध्य ऊंचाई के बादल, कपासी मध्य और अस्तरी मध्य। कम ऊंचाई के बादल, कम ऊंचाई के बादल, अस्तरी वर्षा, अस्तरी वर्षा, अस्तरी कपासी और कपासी वर्षा। कम ऊंचाई के बादल, अस्तरी वर्षा, अस्तरी कपासी और कपासी वर्षा। कपासी, कम ऊंचाई के बादल, कपासी अस्तरी, कपासी अस्तरी, अस्तरी वर्षा, कपासी अस्तरी, कपासी वर्षा और अस्तरी वर्षा। कम ऊंचाई के बादल, अब इसको ऐसे, कपासी अस्तरी, कपासी वर्षा और अस्तरी वर्षा। ऊंचे बादल, पच्छाब, कपासी, पच्छाब, अस्तरी और पच्छाब बादल। मध्य ऊंचाई के बादल, कपासी मध्य, अस्तरी मध्य। कम ऊंचाई के बादल, कपासी अस्तरी, कपासी वर्षा एवं अस्तरी वर्षा। और बादलों का क्रम ऊपर से नीचे है। पक गया सब, पच्छाब, कपासी, अस्तरी एवं वर्षा बादल। पक गया, पका, पच्छाब, कपासी, सब, अस्तरी और वर्षा। नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है।